एलिगेशंस हैं, ठीक है, एलिगेशंस हैं। ओके, रिजवान अहमद 20 सेकंड 10 20 सेकंड्स जी मेक योर पॉइंट। अमीश भाई शराफुद्दीन साहब से 10 सेकंड में जवाब ले लीजिए। जो 20 साल इन्होंने नरेंद्र मोदी को टारगेट किया और एसआईटी ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनको निर्दोष साबित किया, क्या आज नेशनल टीवी पे नरेंद्र मोदी से माफी मांगेंगे? एक मिनट, फर्स्ट थिंग इट इज फेलियर ऑफ द सिस्टम, हमारा नहीं है, उसके लिए हम इंडिविजुअल ना तो जिम्मेदार है ना माफी मांगेंगे। ये आप जैसे लोग जो बहकाते हैं उनका है। मैं कहता हूं मीडिया ट्रायल से नुकसान हो रहा है मुल्क का, मीडिया ट्रायल ना करिए, कोर्ट को तय करने दीजिए जो कोर्ट का काम है। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो पीएफआई के कई ठिकानों पर छापे और कई लोग गिरफ्तार किए गए या यूं कहूं हिरासत में लिए गए। दोनों चीजों में फर्क होता है, गिरफ्तार होने में और हिरासत में लिए जाने में। ठीक, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, पहले लखीमपुर का मामला, भाई साहब चुप। क्यों चुप आप लोग की मालूम है, क्योंकि कत्ल करने वाले, बलात्कार करने वाले वो लोग थे जो दिली दिल में इनके बहुत करीब हैं। दलित पीड़िता से इनका मतलब नहीं था, इस मारे ये चुप। अब यहां पीएफआई, यहां भी चुप। पता है क्यों चुप? ये लोग, आप लोगों ने चीज पकड़ी नहीं होगी। पीएफआई के मामले में इसके मुंह में वर्बल डायरिया नहीं हुआ। ठीक, वो इस मारे नहीं हुआ कि जितना मैं पीएफआई को समझने की कोशिश कर रहा हूं, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों को याद होगा। आने वाले 5 से 10 साल के अंदर, आने वाले 5 से 10 साल के अंदर अगर पीएफआई को एज एन ऑर्गेनाइजेशन रोका और टोका ना गया, ये मानते हुए, तो साउथ इंडिया में हैदराबाद में पीएफआई एआईएमआईएम को टेक ओवर कर लेगी। इस मारे चुप, इस पर नहीं बोलेंगे, और बोलेंगे तो बहुत कहीं हल्का सा धीमा सा बोलेंगे, क्योंकि अगर पीएफआई बढ़ती गई तो एआईएमआईएम का डब्बा गोल होने जा रहा है हैदराबाद में और दक्षिण भारत में। तो ये तो इनकी बात हो गई, इनको हटाओ। अब आगे चलते हैं। पीएफआई को लेकर भाई बड़ा विरोध हुआ, केरला में काफी विरोध हुआ। विरोध एक ऐसी चीज हो गई है जो मैं मुसलमानों को समझा समझा के थक गया हूं। चाहे कहीं सही विरोध हो, चाहे कहीं गलत विरोध हो, मुसलमान का सही विरोध भी गलत हो गया है, क्योंकि मुसलमान हर जगह विरोध करता है। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट रीजन है। पीएफआई के विरोध से मेरी इस बात को जोड़ के ना देखिएगा। मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूं कि मुसलमान ने एक तकिया कलाम, एक फितरत, एक आदत बना ली है हर चीज का विरोध करने की। इस मारे मुसलमान के विरोध की अहमियत इस देश में, चाहे सही मैटर हो चाहे गलत मैटर हो, खत्म हो गई है। दूसरी बात, अब हम लोग आते हैं पीएफआई पर। पीएफआई पर जब मैं 2 डिबेट्स में था, 7 बजे अमीश के साथ था और CNN न्यूज़ 18 पर था। वो बड़ा अच्छा डिस्कशन होता है, दैट इज नॉट अ डिबेट, आनंद के साथ। तो कई बातें आई। अब यहां पर कुछ लोग, आप लोग को याद होगा, डिबेट्स में हमेशा बोलते थे कि साहब अगर पीएफआई कुछ कर रही है तो लो ना एक्शन, लो ना एक्शन, क्यों नहीं लेते एक्शन? याद है ना, जैसे ये कहते थे रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। याद है कितना मजाक उड़ाते थे। फिर रामलला ने तारीख बता दी, मंदिर बनना शुरू हो गया, काफी ऊंचा तक बन गया है। तो वहां तो इनके दिमाग ठिकाने आ गए। ठीक, अब यहां पर भी यही बोलते थे, लो ना, कितने आप लोग को डिबेट्स होंगे। अब जब ले लिया तब भी पेट में दर्द हो रहा है। पहली चीज। अब दूसरी बात, यहां पर सब बड़ा ज्ञान दे रहे थे। ज्ञान ये दे रहे थे कि साहब देखिए, पहले मैंने ही समझाया बेनिफिट ऑफ डाउट का, कितने आतंकवादी छोड़े गए, कोई 10 साल बाद छोड़ा गया, कोई 15 साल बाद छोड़ा गया, कोई 8 साल बाद छोड़ा गया। तो इस तरह की कुछ बातें आ रही थीं। फिर ये बातें आ रही थी कि जो कोर्ट से छोड़ गए वो तो बेगुनाह होते हैं, फलाना होते हैं। तो टोटल उनकी बाइट्स नहीं दिखाऊंगा, अपना बताता हूं कि मैंने क्या काउंटर मारा, और हमेशा की तरह हड़बड़ाने लगे पीएफआई पर। इसके बाद में आऊंगा। शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। आराम से सुन रहा था,
पहली चीज आपने बोली, उसको आगे बढ़ाता हूं। आतंक का कोई मजहब नहीं होता। जब भी आतंक के आरोप में मुसलमान कोई पकड़ा जाता है तो टीवी डिबेट में मुसलमान पैनलिस्ट के पेट में दर्द क्यों होने लगता है भाई? उसका तो कोई मजहब ही नहीं होता। दूसरी बात, पीएफआई में तो मुस्लिम नाम भी नहीं आता। हो सकता है पीएफआई में कोई नॉन मुस्लिम भी कल को इन्वॉल्व पाया जाए, तो तय कर लो कि आतंक का मजहब होता है नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो मुसलमान के पकड़े जाने पर पेट में दर्द ना पैदा किया करो, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी साहब ने कहा कि आप लोग मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हैं पीएफआई का? कानून और न्यायालय और अदालत अपना काम करेंगी। भाई मीडिया ट्रायल 2002 के बाद नरेंद्र मोदी का कितना किया था याद है या याद दिलवाऊं? सीने पीट पीट के मातम कर करके कितना मीडिया ट्रायल किया था नरेंद्र मोदी का। 3 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी और तीसरा सतलवाद को जेल भेज दिया। तो मीडिया ट्रायल इस देश में नरेंद्र मोदी से शुरू हुआ था, अब तो मीडिया ट्रायल ही होगा। परेशान ना होइए, वरना नरेंद्र मोदी का भी ना करते। तीसरी बात, ये एक्विटल और कन्विक्शन पर बड़े आर्गुमेंट दिए जाते हैं। असल में आदमी ने वकालत पढ़ी नहीं होती, सुन सुन के वकीलों को वकील बन जाता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया यह कहता है कि जब ट्रायल एंड होगा तो बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज्ड को मिलेगा। कितने लोग कत्ल करने के बाद 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद बाइज्जत बरी हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कत्ल हुआ नहीं। आरुषि के दिल्ली के केस में फाइनली यह पाया गया कि कातिल नहीं मिला, इसका मतलब यह नहीं कि आरुषि मारी नहीं गई। तो कन्विक्शन रेट रेप में भी है, बलात्कार में भी है, चोरी में भी है, डकैती में भी है। कन्विक्शन रेट पूरे देश में लो है। तो जब कोई मुसलमान निर्दोष साबित करके 5-10 साल बाद छोड़ा जाता है तो लड्डू ना बांटा करिए और उसको बेगुनाह ना कहा करिए, क्योंकि हर एक्यूटल का मतलब यह नहीं होता कि अपराध करने वाला बेगुनाह था। इसका मतलब यह होता है सबूतों के अभाव में। देखिए, इसका जवाब यह है कि हमारा जनरल लॉ ये है कि अ पर्सन इज इनोसेंट टिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी। तो वो आदमी जो जब तक कि साबित न कर दिया जाए कि उसने कोई अपराध किया है, कोई उसने जुर्म किया है, जब तक वो, ये नई डेफिनेशन हम आज सुन रहे हैं, एलिगेशंस हैं, एलिगेशंस हैं। ओके, रिजवान अहमद 20 सेकंड 20 सेकंड्स 10 सेकंड 20 सेकंड्स जी। मेक योर पॉइंट। अमीश भाई शराफुद्दीन साहब से 10 सेकंड में जवाब ले लीजिए। जो 20 साल इन्होंने नरेंद्र मोदी को टारगेट किया और एसआईटी ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनको निर्दोष साबित किया, क्या आज नेशनल टीवी पे नरेंद्र मोदी से माफी मांगेंगे? एक मिनट, फर्स्ट थिंग इट इज फेलियर ऑफ द सिस्टम, हमारा नहीं है, उसके लिए हम इंडिविजुअल ना तो जिम्मेदार है ना माफी मांगेंगे। ये आप जैसे लोग जो बहकाते हैं उनका है। मैं कहता हूं मीडिया ट्रायल से नुकसान हो रहा है मुल्क का। मीडिया ट्रायल ना करिए, कोर्ट को तय करने दीजिए जो कोर्ट का काम है। सुना, अगर यार तुम दुहाई दे रहे हो कि कोई 10 साल बाद छोड़ दिया गया, कोई 15 साल बाद छोड़ दिया गया, वो बेचारे बेगुनाह थे, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, तो यार गुजरात और गोधरा दंगों के बाद, गोधरा कांड के बाद जो गुजरात के दंगे हुए उसमें तो यूपीए की सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स भी हो सकता है यूपी की सरकार से इन्फ्लुएंस में हो, जैसे आज की सरकार से इन्फ्लुएंस में रहते हैं जो आप लोग में से बहुत से लोग एक वर्ग विशेष के बोलते हैं। तो जो एसआईटी बनी, जो सुप्रीम कोर्ट था, यूपीए की सरकार थी 2004 से 2014 तक, तो फाइनली वो मोदी को जेल नहीं भेज पाए और आज से 3 महीना पहले नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई। तो कभी फूटे मुंह ये भी बोल दिया करो कि नरेंद्र मोदी भी बेगुनाह था। भाई या तो आप ये कहो कि सेंटर में तो केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने नरेंद्र मोदी को बचा लिया। तो अगर तुम उनको बेगुनाह मान रहे हो तो फिर नरेंद्र मोदी को भी बेगुनाह मानो। मीडिया ट्रायल की अगर बात करते हो तो मीडिया ट्रायल इस देश में नरेंद्र मोदी से ही शुरू हुआ था। हाँ जी हाँ, मीडिया ट्रायल, मीडिया कैसे एक आदमी को भगोड़ता है, ये नरेंद्र मोदी पहला चारा था जो मीडिया ट्रायल में चबाया जा रहा था। तो जब तुम मीडिया ट्रायल की बात करते हो तो तुमने भी बड़े मीडिया ट्रायल करें। इसीलिए मैं कहता हूं
कभी ऐसी बात ना बोलो जो आगे जाके बैकफायर तुम्हारे ऊपर करे। अब आते हैं पीएफआई पर। पीएफआई की ऑर्गेनाइजेशन को आज की तारीख में भी मैं पहले भी बोल चुका हूं, कोट अनकोट टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला जा सकता, जैसे लश्कर ए तोयबा थी, जैश ए मोहम्मद थी। और मैं इसको रीजन आउट करके आप लोग को बताऊंगा। पीएफआई जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी तुलना आप मुस्लिम ब्रदरहुड से कर सकते हैं। ठीक, पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी ऑर्गेनाइजेशन, और जहां तक इनिशियली, बाद में नहीं, इनिशियली लोगों ने, अगर जिन्होंने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता दूं, तालिबान भी आप ले लें, ये ऑर्गेनाइजेशंस इनिशियली सोशल कॉज के लिए बनाई जाती हैं, इक्वालिटी के लिए बनाई जाती हैं, जस्टिस टू द मार्जिनलाइज के लिए बनाई जाती हैं, पर इन लाइट ऑफ द होली कुरान, इन लाइट ऑफ द शरीयत। और शुरू में चाहे पहले मुस्लिम ब्रदरहुड हो 1930 के पीरियड में, चाहे पीएफआई हो, चाहे दुनिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे तालिबान हो, ये वाली बात करके ये अपनी जड़ें फैलाते हैं। जब जड़ें फैल जाती हैं और मजबूत हो जाती हैं, तब असली चीज सामने आनी शुरू होती है, जैसे मुस्लिम ब्रदरहुड की हुई। तो पीएफआई की तुलना में मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ आपकी करके चलूंगा, ना कि जैश ए मोहम्मद के साथ या लश्कर ए तैयबा के साथ। मैंने डिबेट में जो बोला, इंग्लिश का डिबेट था, पहले आप सुनिए, पर हिंदी में उसको आपको ट्रांसलेट करके बताता हूं। सी ग्लोबली, आई डोंट नो कमिश्नर शाह विल एग्री विद मी और नॉट, globally the modus operandi of such organization is same, be it Muslim Brotherhood, be it Taliban also, or be it PFI. They start up as an organization which is to dispense justice and equality in light of Holy Quran and Shariat. And once they entrench themselves, they show their true color. Number one. Number two, the most important submission which I want to make. You mark my words today, as a humble person who studies Muslim psyche and these organizations. Some years down the line, such an organization will be a bigger menace for the country than the Kashmir terror. And I can reason it out with you. Kashmir terror was erratic. It was not in a very organized way. It was localized in the Kashmir Valley. Whereas if you see PFI, the time you will understand that it is, we have to take some action. They will be entrenched in whole of India. They will be having branches in whole of India in guise of social work. They will be a more lubricated organization, and later on it won't be possible for the government to weed them out because they will be so well spread in the society. They will homogenize themselves in the society, and it won't be able for us or the government to weed them out. So I use this platform to request the government, then more than the Punjab terror or the Kashmir terror which was localized, the government should take much more stringent, concentrated and consistent steps whereas PFI is concerned before it gets too late. Kashmir ka terror मेरे हिसाब से द एक्सपेंशन ऑफ पीएफआई से लेस डेंजरस था। ये मैंने वार्न किया एक प्लेटफॉर्म से, जिम्मेदार चैनल से, क्योंकि कश्मीर का जो टेरर था वो रेकलेस था, वो इरेटिक था, वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, वो बंदूक के डर के दम पर सरवाइव करना या स्टार्ट होना शुरू हुआ था विदाउट अ ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग। और सबसे बड़ी बात, वो एक एरिया में लोकलाइज था। लेकिन पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन या मिडिल ईस्ट में जैसी मुस्लिम ब्रदरहुड थी, ये पहले थ्रू डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये पहले एक सिस्टम में इन्फिल्ट्रेट करते हैं। और आपको ये बात पता ही नहीं होगी कि जो आपके सामने एक बंदा बैठा है वो भी पीएफआई का मेंबर है, और ये भी नहीं कि वो टेररिस्ट है, वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। और आप भी अभी देख रहे हैं टेरर को लेकर, कश्मीर टेरर को लेकर, क्या इंडिया में इतनी जगह छापे मारे गए एक साथ? नहीं हुआ ना कभी, लेकिन पीएफआई के साथ हुआ। और पीएफआई के बारे में बस मैं इतना कहूंगा, मैंने भी भाई बड़ी जिम्मेदारी से बोला है कि मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने इसमें लेट किया है। अब आई रियली डोंट नो गवर्नमेंट वॉज राइडिंग ऑन पीएफआई या गवर्नमेंट वॉज इग्नोरेंट अबाउट पीएफआई,
लेकिन इसमें लेट किया है। अभी भी जो रेड होती है ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है। जो लोग राउंड अप किए गए हैं इन पर अभी एलिगेशंस हैं, अभी इसका ट्रायल होगा या इसकी चार्जशीट जाएगी, जैसे पहले 4-5 आदमियों के खिलाफ पीएफआई में जा चुकी है। जितने भी लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, हार्ड ड्राइव्स लिए गए हैं वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन पुलिस ऐसी रेड तब तक नहीं मारती, वो भी एनआईए, जब तक प्रथम दृष्टिया के लेवल से भी ऊपर के, सिर्फ प्रथम दृष्टिया नहीं, सिर्फ प्रथम दृष्टिया से भी ऊपर के सबूत इनके हाथ पे ना लग गए हों। लेकिन पीएफआई ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट ए टेरर ऑर्गेनाइजेशन। टेरर ऑर्गेनाइजेशन और पीएफआई ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ा बेसिक फर्क बता दूं। टेरर ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होता है वो अपने आप को फ्लॉन्ट करता है। AK-47 लिए हुए, बगल में AK-47 रखी है, वीडियो बन रहे हैं, माथे सर पर पट्टी बांध रखी है, कलमा लिखा है, वो अपने आप को फ्लॉन्ट करते हैं। लेकिन पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बड़ी लो प्रोफाइल रहती हैं। इसके बड़े बड़े लीडर्स अपने आप को प्रोफाइल नहीं करते हैं और छोटे छोटे मेंबरान को कभी कभी बड़ी बड़ी पोस्ट दे दी जाती हैं एजेंसीज को कंफ्यूज करने के लिए और डॉज करने के लिए, और जो मेन पर्सन आदमी पीछे होता है वो बैकड्रॉप में रहता है। कभी भी कोई रॉयट होगा, कोई घटना होगी, हिजाब प्रोटेस्ट होगा, कुछ होगा, आपको पीएफआई को लीगली स्पीकिंग घेरने में हमारे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पीएफआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन या मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये 3 टायर में वर्क करती हैं। इनका कोई बंदा आके हिजाब प्रोटेस्ट नहीं करेगा, इनका कोई बंदा आके हिजाब की जो लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही हैं उनके फादर को फंड नहीं करेगा। ये 3 टायर में चलता है। पीएफआई ने किसी को दिया, किसी ने किसी को दिया, फिर उसने आगे आके इस चीज को फंड किया या सपोर्ट किया या प्रोपोगेट किया या फैलाया। तो इसका जो मनी ट्रेल है या जो इसका डायरेक्शन का ट्रेल है उसको डिकोड करना पुलिस के लिए, एनआईए के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती साबित आने वाले वक्त में हो सकता है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूं कि एनआईए इज ए मच स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन। जी हां, एनआईए एक बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन है पीएफआई को हैंडल करने के लिए। ऐसी रेड में तो वो मार सकते हैं, 300 लोग उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन आप मैग्नीट्यूड देखिए कहां कहां पीएफआई के छापे पड़े हैं, कहां कहां पीएफआई के मेंबर्स हैं। आपको एक डेडिकेटेड फोर्स चाहिए होगी, जो सेंटर से भी आपको वर्क करना पड़ेगा, स्टेट लेवल पर भी आपको वर्क करना पड़ेगा, सिटी टाउन लेवल पर भी आपको वर्क करना पड़ेगा, थाने लेवल पर भी आपको वर्क करना पड़ेगा। ये सारी एक डेडिकेटेड फोर्स अलग से ऑपरेट करनी चाहिए, जिसकी कमांड चेन दिल्ली तक, एनआईए तक, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तक जाती हो, और लोकल लेवल पर भी, थाने के लेवल पर भी इस पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। ऐसी रेड्स एक डेंट तो हो सकती हैं मौखिक तौर पर आगे जाके फिर से यह ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को बहुत आसानी से रिवाइव कर सकती है। तो आपको ऐसी एक फोर्स चाहिए जो थाने लेवल तक हो, और आपको चुन चुन के जब आप गलत लोगों को अरेस्ट कर लेंगे फिर चेन चलेगी, फिर पीएफआई को ऑक्सीजन मिल जाएगी, खाद पानी मिल जाएगा। पिन पॉइंट करके लोकल लेवल तक पर आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को वीड आउट करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इनकी इतनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और बहुत सी बिल्कुल लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपको ये स्टैब्लिश करने में कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस संस्था को ये पैसे दिए, उस ऑर्गेनाइजेशन ने हिजाब के मैटर में ये पैसे दिए, पत्थर चलने के मैटर में ये पैसे दिए, शाहीन बाग में ये पैसे दिए, इसमें आगे जाके गवर्नमेंट के लिए, एनआई के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। मेरा मानना है गवर्नमेंट को इस पे 3-4 साल पहले डेडिकेटेड वर्क थ्रू ए डेडिकेटेड फोर्स वर्क करना स्टार्ट कर देना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आगे मैं ये आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं और आप लोग ये देखिएगा, द वे ऑफ वर्किंग ऑफ पीएफआई इस तरीके का है कि गवर्नमेंट को इन पर लॉन्ग रन में क्रैक डाउन करने में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।